तो नेशनल मीडिया काउंसिल के सभी दोस्तों का स्वागत है और आप ही के लिए ये विशेष प्रोग्राम लीडरशिप पे रखा गया है। आप आशा है अब तक हर प्रोग्राम का आपने आनंद जिस तरह से लिया है वैसे ही आज के प्रोग्राम का भी आनंद लेंगे। और अब तक आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उससे बहुत हौसला हुआ है, खूब कमेंट्स मिले हैं और आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब तक हम लोगों ने गांधी जी का संदर्भ लिया, नेल्सन मंडेला का संदर्भ लिया, अब्राहम लिंकन का संदर्भ लिया और उस पर काफ़ी चर्चाएं हुई, आपके प्रश्नों पर चर्चा हुई। आज हम लोग अभी उन्हीं चर्चाओं को गांधी जी, नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। साथ में जयप्रकाश नारायण जी की भी चर्चा करेंगे। जयप्रकाश नारायण महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि सत्य और अहिंसा के जिस लोक नीति की बात गांधी जी ने की थी स्वतंत्रता आंदोलन के पहले, उसको बाद में देश में लागू करने के लिए, लाने के लिए जो तपस्या की ज़रूरत थी उसमें काफ़ी कुछ जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसलिए जयप्रकाश नारायण की चर्चा भी ज़रूरी है लीडरशिप के लिए, लोकनीतिक लीडरशिप के लिए, उन पर भी चर्चा करेंगे। और लीडर्स की जो गांधी जी की बात हमने कही थी कि उन्होंने सबसे बड़ा काम तो ये किया कि लीडर्स की एक नर्सरी तैयार की कि आज़ाद भारत में या गांधी के न रहने के बाद देश में डेमोक्रेटिक लीडर्स की कमी न हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। दो आश्रम स्थापित किए। उन्हीं आश्रमों से निकले हुए लोगों ने करीब 1970 के दशक तक देश की बागडोर संभाली, लीडरशिप दी, चाहे वो जयप्रकाश नारायण रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, पटेल रहे, गुलजारी लाल नंदा रहे, विनोबा भावे रहे और ढेर सारे किसका नाम गिनाए। तो 1970 के दशक के काफ़ी हिस्से तक वही लोग लीडरशिप देते रहे। तो ये गांधी जी की बहुत बड़ी देन रही, लीडरशिप की नर्सरी। अपने बाद, उसके जाने के बाद भी वो लीडरशिप की कमी ना हो जाए, इसके लिए काम करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोग ऐसा चाहते हैं। लोग तो चाहते हैं कि हमारे समूह में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमसे आगे कोई जाने की किसी की संभावना ही ना रहे, नहीं तो हमारे लीडरशिप को खतरा है। जो कमज़ोर लीडर होता है वह बड़े लीडर्स को आने ही नहीं देना चाहता कि हमारी लीडरशिप को कहीं खतरा ना हो जाए। लेकिन एक सच्चा लीडर एक सच्चे टीचर की तरह होता है और वो ये चाहता है कि हम तो एक पेड़ हैं, लेकिन हमारे बाद आने वाले जो लोग लीडरशिप में हैं, लीडरशिप में आने वाले हैं, वो एक बीज हैं और उनमें हमसे बड़ा होने की संभावना है। जो ये संभावना देखता है वह सच्चा लीडर है और वो वाकई अपना नहीं, देश का भविष्य देख रहा है। क्योंकि जो अपना भविष्य देखेगा वो तो सोचेगा कि कोई बड़ा लीडर ना आए, हमसे बड़ा आ जाएगा तो हम बौने हो जाएंगे या हम खत्म हो जाएंगे या हमको हटा देगा। लेकिन जो देश के बारे में सोचता है वो सोचता है कि हमसे बड़े बड़े लीडर्स भी आए, इस देश को संभालें, ये देश बचा रहे, इस देश के लोग बचे रहें, उन लोग खुशहाल रहें, उनका भविष्य अच्छा हो, हमें इसके लिए काम करना है। तो ये भावना जब आती है तब वो अच्छे लोगों को लीडरशिप में लाने की कोशिश करते हैं। वो उनसे परहेज नहीं करते। ज़्यादातर जो सो कॉल्ड लीडर्स अपने को बहुत मानते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे समूह में, हमारी पार्टी में हमसे बड़े लीडर्स आएं। लेकिन जो सच्चा लीडर होगा गांधी जैसा, वो अच्छे से अच्छे लोगों को लाएगा और ट्रेन करेगा, लीडरशिप की नर्सरी, पौधशाला तैयार करेगा, और जो गांधी ने किया था।
इसलिए गांधी की और सारी चीज़ों को अगर हम भूल जाएं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने लीडरशिप की पौधशाला दोनों आश्रमों के माध्यम से तैयार की, जो 1970 के दशक तक देश की बागडोर सुरक्षित रखा इन्होंने अपने हाथों में। इसी पर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है जो बहुत रेलिवेंट है मैनेजमेंट के लिए भी, लीडरशिप के लिए भी। और आप सोचिएगा, गहराई से सोचिएगा। ये एक किसान है, उसको हर साल, साल दर साल अपने खेत में सबसे ज्यादा उपज करने का या सबसे ज्यादा अनाज उपजाने का या सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर उपज करने का इनाम मिलता है साल दर साल। तो प्रेस वाले या और लोगों ने जानना चाहा कि आपके इस सफलता का राज क्या है, आप क्या करते हैं कि आपके खेत में साल दर साल सबसे ज्यादा अनाज उपजता है। यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर उस किसान को साल दर साल सबसे ज्यादा अनाज अपने खेत में उपजाने का अवार्ड मिलता है तो उसका क्या मुख्य कारण रहा होगा? उस किसान से यही सवाल पूछा जाए तो उसका क्या उत्तर होगा? आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं सब सही हैं, लेकिन ये बताइए कि सबसे उचित उत्तर क्या होगा आपके अनुसार? ज्यादातर लोग इसके सब मैनेजमेंट की और तमाम सारी जगहों पे और लीडरशिप पे भी ये सवाल मैंने पूछा है डायरेक्ट, जब ऑनलाइन नहीं बल्कि रूबरू प्रोग्राम होता है तो बहुत जगह पे मैंने ये सवाल पूछा है और ज़्यादातर लोगों ने वही जवाब दिया कि उसने बहुत अच्छा अपने खेत में बीज दिया होगा, इनपुट दिया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होगा और देखभाल दी होगी। यही सब ज़्यादातर जगहों का यही उत्तर था। लेकिन उस किसान का उत्तर था, और जो सच्चाई है, कि मैंने जो बेस्ट इनपुट, बेस्ट बीज, बेस्ट खाद, बेस्ट पानी और जितना बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट संसाधन और बेस्ट देखभाल अपने खेत को दिया, अपने खेत के पौधों को दिया, अपने खेत में जो बेस्ट बीज बोए, सुनिश्चित किया कि हमारे खेत के चारों तरफ जो और दूसरों के खेत हैं, पड़ोसियों के खेत हैं, उनमें भी वही बेस्ट दिया, वही बेस्ट, उनको भी वही मिले, चाहे बीज हो, चाहे तकनीक हो, चाहे संसाधन हो, चाहे देखभाल हो। जो बेस्ट हमारे खेत को मिल रहा है वही बेस्ट हमारे खेत के चारों तरफ मिले, क्योंकि जो भी सीमाएं हैं वह हमने बनाई हैं, जो भी मेड़ है, जो भी खेत की बाउंड्री है वह हमने बनाई है। प्रकृति कोई बाउंड्री नहीं जानती, नेचर कोई बाउंड्री नहीं जानती। और जो कीड़े मकोड़े हैं, जो पशु पक्षी हैं, तो खैर पशु तो खेतों को नहीं, लेकिन जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो कोई बाउंड्री नहीं जानते। और बहुत सारा जो परागण होता है बीज बनने के और फूल बनने के और फसल पकने के, उस परागण में वो इन्हीं कीड़े मकोड़ों पतंगों के से होता है, मधुमक्खियों से होता है, जो और कीड़े उड़ते हैं उनसे होता है। तो अगर बगल के खेत में हमारे कमजोर बीज वाला है तो हमारे खेत में भी परागण की वजह से कमजोर फसल आएगी, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कमजोर होगी। अगर बीज के बगल के खेतों में कोई रोग लग रहा है तो हमारे खेत में भी रोग लगेगा। अगर बगल का खेत सूख रहा है पानी न होने की वजह से तो हमारे खेत का किनारे वाला हिस्सा भी सूखेगा। तो हमें सुनिश्चित करना है कि
हमारे खेत के आसपास के सब खेत उतने ही स्वस्थ हों और बेस्ट पाएं, सर्वोत्तम पाएं, ताकि हमारा खेत चारों तरफ सर्वोत्तम के बीच में होने की वजह से सर्वोत्तम का भी सर्वोत्तम हो जाए, और इसीलिए हमारे खेत का जो उपज होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो जो सही लीडर है वो उस किसान की तरह है, उस किसान की उस मेंटालिटी की तरह है। और ये किसान का किस्सा, आज जब किसानों के ने लीडरशिप संभाली है देश को, चूंकि आत्महत्या पिछले 18-20 साल से इस देश में 8 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, इसीलिए कि जो लीडरान रहे वो किसानों की मेंटालिटी से नहीं सोचते रहे, और इसीलिए तमाम तरह तरह के निहित स्वार्थ पोषित होते रहे और बेचारे किसान भूखों मरते रहे या आत्महत्या करते रहे। अब हम लोग जो जिस तरह से चाह रहे हैं कि गांव पंचायतों में अच्छे प्रधान किसान चुने जाएं, और फिर उन पंचायतों से जो सबसे अच्छा किसान और सबसे अच्छा ग्राम प्रधान हो वो विधानसभा में जाए, और जो उनसे भी उसमें भी सबसे अच्छा किसान हो वो लोकसभा में जाए। किसानों के हाथ में लीडरशिप आए, क्योंकि वह प्रकृति से जुड़ा है, सबसे जुड़ा है, और वह असीमित सोच का हो सकता है, क्योंकि बाकी सब सीमित होकर के सोचते हैं, लेकिन किसान प्रकृति के साथ असीमित सोचता है। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट में किसान की उस थिंकिंग की, उस फिलॉसफी की जरूरत है कि आसपास जब सब बेस्ट होगा तो हमारा जो सेंटर में होगा वो बेस्ट का सेंटर होने की वजह से सबसे अच्छा होगा। यह भाव हमारे मन में होना चाहिए अगर हम सच्चे लीडर हैं। लीडरशिप की नर्सरी गांधी जी की बात से इसको इसलिए जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने भी यही कहा कि अगर चारों तरफ बेस्ट लीडरशिप होगी तो हम उनसे घिरे हुए बेस्ट लीडर हो सकते हैं। और यही बात हमारा संविधान भी कहता है कि अगर हमारे लीडर्स, हमारे देश के लीडर्स अपने देश को तो बेस्ट करने की कोशिश करें ही, लेकिन वह धरती में जितने देश हैं, धरती पर जितने देश हैं, सबको खुशहाल रखें, सबकी शांति, सबकी सुरक्षा और सबकी खुशहाली के लिए भी काम करें, ताकि अगर चारों तरफ खुशहाली होगी तो हमारा देश सेंटर ऑफ खुशहाली या सेंटर ऑफ बेस्ट होने की वजह से सबसे खुशहाल हो जाएगा। ये हमारा संविधान भी कहता है, ये किसान का किस्सा भी कहता है, ये गांधी की नर्सरी जो डेवलप की उन्होंने लीडरशिप की वो भी यही कहती है। तो अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो जिसके मन में भी ये भाव आ गया कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए तो वो लीडर नहीं, अच्छा लीडर नहीं है, वो स्वार्थी लीडर है, वो अपना हित साधना चाहता है। और जो निस्वार्थ लीडर होगा, देश के और धरती के बारे में सोचेगा, वो सोचेगा कि आए सब अच्छे लोग आए, हमसे भी आगे जाएं, देश के लिए जो भी जरूरत है वो हो, धरती के लिए जो भी जरूरत है वो हो, लेकिन सबकी खुशहाली, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो जो वैदिक मंत्र है वही लीडरशिप का असली प्रिंसिपल है। और इसीलिए हमारे यहाँ देश के राजा की कल्पना ही नहीं थी वैदिक युग में। वहां चक्रवर्ती सम्राट, ये धरती अगर एक चक्र है, ये गोला है, तो गोला भर पूरी धरती के बारे में जो सोचे, सम्राट वही है जो सबके बारे में सोचे, वो किंगशिप से बहुत ऊपर है। तो इसलिए वो जो सबके बारे में सोचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के बारे में सोच ले, वही लीडर है। अल्टीमेटली उसी लीडरशिप की तरफ धरती को जाना है। तो उसके लिए हमको तैयारी करनी है। हाँ, अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में तो देश का एग्जिस्टेंस है, और जो पूरे देश को खुशहाल कराए ऐसे लीडर्स की जरूरत है, लेकिन उसमें भी उस तरह के अहम वाले लीडर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है देश को, कि जो ये सोचें कि हम रहें, हमसे आगे कोई ना निकल जाए, हम इसकी पूरी कोशिश करते रहें। अब चाहे अपनी पार्टी में चाहे देश में, अपने से बड़ा किसी को ना आने दें। ये और ऐसे लीडर्स फिर इस बात से आगे बढ़ते हैं, चुनाव में इसका
उपयोग करते हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। असली लीडर वो है जो तैयार करे विकल्पों की फौज कि हम चले जाएंगे तो बहुत हैं इस देश को बचाने वाले, हमसे अच्छे हैं। जब तक वो भावना नहीं आएगी तो वो लीडर क्या है, वो तो स्वार्थी व्यक्ति है, एक पद के लिए दौड़ रहा है कि कहीं हमारे हाथ से पद छीन न जाए। अरे इसीलिए हमारे यहाँ संन्यास की व्यवस्था थी कि इतना लोभ मत रखो, तैयार करो कि तुम खुद छोड़ दो और तुमसे तुम्हारे बाद कोई और संभालने वाला रहे ताकि तुम संन्यास ले सको। तो उस तरह की भावना होनी चाहिए। गांधी ने संन्यास लिया, संन्यास से ही लिया, उन्होंने तो पद संभाला ही नहीं। वहीं पर तो मेरा थोड़ा मतभेद भी है, जैसा कि मैंने पहले भी पिछली बार कहा था कि उन्हें थोड़े समय तक देश की बागडोर संभालने के बाद संन्यास लेना चाहिए था, लेकिन वह दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। उन्होंने अपने से के बाद देश को संभालने वाले लीडर्स की तो फौज तैयार की, लेकिन मझधार से किनारे तक लाने के लिए थोड़े समय के लिए काश वो लीडरशिप अपने हाथ में रखते। लीडर तो थे ही, लेकिन व्यवस्था के भी लीडर हो जाते तो बात कुछ और बनती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सच्चा अच्छा लीडर वो है जो लीडर्स की नर्सरी तैयार करे, फौज तैयार करे कि हम उसके न रहने के बाद उसी तरह के ग्लोरियस स्टेट्समैन लाइक लीडर्स की, निस्वार्थ लीडर्स की एक नर्सरी, एक फौज। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको हाईलाइट करना था किसान के उस किस्से के माध्यम से कि हमें बेस्ट के बीच में रहने पे ही हम सबसे अच्छे हो सकते हैं। और हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो खुशहाली हमारे आसपास है वो हमारे आसपास के फिर एक स्फीयर में भी चारों तरफ हो। जब तक हम वो सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक खुशहाली नहीं रह पाएगी। मेरी एक हाइकू है कि चाहे खुशी हो, खुशहाली हो, हैप्पीनेस हो, डेवलपमेंट हो, सही मायने में प्रकृति से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट, अंधाधुंध विकास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज हो वह आइलैंड नहीं होता है, द्वीप की तरह से नहीं होता है, वो महासागर की तरह से होता है। चारों तरफ हम उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, विजन ज्यादा रखना पड़ता है, लेकिन खुशहाली आइलैंड की तरह से नहीं, महासागर की तरह से है। और उस पूरे देश में खुशहाली आप तभी ला पाएंगे, या जिस भी आपका डोमेन है लीडरशिप का, पूरा प्रदेश में आप खुशहाली तभी ला पाएंगे जब आप उसके लिए उतने लोग तैयार करेंगे। और वो अलग अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, इफिशिएंसी सबकी होती है। इसीलिए मैंने वो किस्सा भी आपको सुनाया था कि वो राक्षस को कौटिल्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री के रूप में, जो कि विरोधी था, उनके पहले नंदवंश के लिए काम कर रहा था, वो उनका महामात्य था और इनके विरोध में था, लेकिन उसकी इफिशिएंसी, उसका समर्पण वो देख करके, उसका कार्य कौशल देख करके इन्होंने उसको रिक्वेस्ट करके अपना महामात्य बनाया। तो इस देश में जितने लोग हैं, उनकी जो भी टैलेंट है, वो आपकी विचारधारा से सहमत है या नहीं, आपके समूह में है या नहीं, जब तक आप उनका उपयोग नहीं करेंगे तब तक देश कैसे खुशहाल होगा, या आप जिस क्षेत्र की लीडरशिप की बात कर रहे हैं उसमें कैसे सफल होंगे। जो बेस्ट टैलेंट है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, यह भावना होनी चाहिए। एक भी बेस्ट टैलेंट वेस्ट ना हो, आपको यह सुनिश्चित करना होगा। तो वह विराट दृष्टि होनी चाहिए एक लीडर में। जितना ही आप संकुचित हुए उतना ही आप में लीडरशिप क्वालिटी कम है, उतना ही आप में विजन कम होगा और उतना ही आप शॉर्ट लिव्ड होंगे। ज़्यादा दिन तक आपकी लीडरशिप शॉर्ट लिव्ड रहेगी, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यह भावना आपको अपने अंदर भरनी है, चाहे आप जिस भी फील्ड में लीडरशिप करना चाह रहे हो, पॉलिटिकल हो, जर्नलिज्म का हो
या जीवन के और फील्ड में हो, यह गुण नैसर्गिक रूप से जरूरी है आपके लिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ मैंने इशारा किया था, परसेप्शन। आपको जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसका परसेप्शन, उसका कैसे आप उसको देखते हैं, वह कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी समझ और आपका परसेप्शन ठीक नहीं है तो आप अच्छे लीडर नहीं हो सकते। जो जैसा है वैसा देखें। अगर किसी मुद्दे पर 15 पहलू हो सकते हैं तो आप वो 15 देखें और 15 स्वीकारें। ये नहीं है कि आप एक एंगल से देख करके और उसी पर फैसला ले लें। हर एंगल से देखने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जितने लोग अफेक्टेड हैं आपके उस मुद्दे या आपके उस फैसले से, तो सबकी जगह पर आप अपने को रख करके उसके बाद तब कोई फैसला लीजिए। अगर आपने केवल खुद फैसला ले लिया कि हाँ यह ठीक है, तो यह लीडरशिप नहीं हुई, यह ऑटोक्रेटिक बात हो गई, ये फतवेबाजी हो गई, यह आतंकवाद हो गया। एक तरह से आतंक की परिभाषा ही मैं यही मानता हूं कि बिना सुने फैसला करना, बिना जाने फैसला करना, बिना समझे फैसला करना। एक सच्चे लीडर को तो हर एंगल से एनालाइज करना है, कोई एंगल छूटने ना पाए। उसको यह अभ्यास करना चाहिए बहुत दिनों तक कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी एंगल से कहीं ऐसा ना हो कि मैं नहीं सोच पा रहा हूं, और इसीलिए उसको सबका सुनना चाहिए और उसके बाद जो बेस्ट है वो फैसला करना चाहिए। तो परसेप्शन यानी कि समझ, देखना, सुनना, कैसे हम संपूर्णता में देखें, संपूर्णता में समझें, संपूर्णता में जानें, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने तमाम सारी कार्यशालाओं में, सैकड़ों से ज्यादा कार्यशालाओं में और एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग आप भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मैंने उसमें स्टीफन कवी की जो किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके कुछ चित्र, 3 चित्रों का इस्तेमाल किया है। आप उस तरह के बहुत सारे चित्र आपको मिल जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरह के ढेर सारे चित्र हैं, लेकिन मैंने सुविधा के लिए उसको ले लिया है। वो प्रयोग इस तरह ऑनलाइन तो मैं आपसे नहीं कर सकता, लेकिन उस प्रयोग कैसे करता हूं और वो रिजल्ट कैसे आता है, मैंने तो 4-4, 5-5, 100 लोगों के सामने वो प्रयोग किया है और वही रिजल्ट लगभग हर बार आया है। आप भी देख सकते हैं और बड़े चौंकाने वाले हैं। मतलब वो रिजल्ट देख करके लोग चौंक जाते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है, और ये संभव है। और परसेप्शन की इनकम्प्लीटनेस की तरह या क्या क्या फैक्टर्स हमारे सही परसेप्शन को, सही देखने को, सही समझने को बाधित कर देते हैं, इसके लिए अनूठा प्रयोग है। लीडरशिप के तो हर स्टूडेंट को वो प्रयोग करना चाहिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। मैं इस प्रयोग को करने के लिए एक चित्र, जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जितने हमारे उस लेक्चर में जितने सामने बैठे लोग होते हैं, सबको एक चित्र दिखाता हूँ और उस चित्र में जो भी लेडी है उसकी एज बताने को कहता हूँ। वो चित्र कौन सा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये चित्र दिखाता हूं और इसके एज बताने के लिए नोट शीट दे देता हूं कि उस पर अप्रोक्सीमेट एज इस लेडी का आप लिखिए। इसके पहले ये दिखाने और एज लिखवाने के पहले एक काम और करता हूं, उस पूरे समूह को 2 हिस्सों में बांट लेता हूं। अगर 200 लोग हैं तो 100 एक हो गए ग्रुप ए, 100 ग्रुप बी हो गए। ग्रुप ए को एक चित्र सर्कुलेट करता हूं, भिजवा देता हूं, और इसी तरह से ग्रुप बी को भी एक चित्र भेज देता हूं। ग्रुप ए को ये चित्र भेजता हूं। और ग्रुप बी को ये चित्र बंटवा देता हूं। ग्रुप ए को एक चित्र जो दिखाया, ग्रुप बी को दूसरा चित्र, और फिर सबको ये चित्र जो मैंने सबसे पहले दिखाया था ये चित्र दिखाता हूं और कहता हूं कि इसकी एज लिखिए। एक ही चित्र है जिसकी एज लिखने का सबको कहा जा रहा है, लेकिन ग्रुप ए में जो लोग एज लिखते हैं उनका फिर औसत निकलवाते हैं, और ग्रुप बी में जो लोग एज लिखते हैं उनका औसत निकलवाते हैं। और जितने प्रयोग पिछले 30-35 सालों में हुए मैंने किए, सब में जो औसत एज ग्रुप ए का करीब 30, 35, 40 आया, और ग्रुप बी का 50, 60 के आसपास आया। एक ही चित्र का एज मैंने लिखवाया है, एक ही चित्र का आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। तमाम लोगों ग्रुप्स के बीच में आप ये प्रयोग अपने दोस्तों के बीच में या किसी क्लास में कहीं भी कर सकते हैं। और अगर स्टीफन कॉवी की किताब लेना है तो इसमें ये पेज 25, 26 और 45 पे तीनों चित्र हैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे चित्र हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं अलग अलग तरह से। एक ही चित्र का एज 2 ग्रुप अलग अलग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, क्या कारण हो सकता है, ये भी उनसे पूछता हूं। जब तक हमने ये बताया नहीं कि आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं, जो चित्र उनके सामने उनको बांटा गया है वो अलग है, ए और बी में ये नहीं बताया है, और उनसे पूछता हूं कि क्यों। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि एक ग्रुप के लोगों के माइंडसेट दूसरा हो, बी का माइंडसेट दूसरा हो, ये सवाल के जवाब भी आता है। लेकिन वो तभी होगा जब ग्रुप बहुत छोटा हो। अगर 100 लोगों का या 50-50 या 25-25 लोगों के ग्रुप्स हैं तो उसमें माइंडसेट का डिफरेंस और ये सब एवरेज आउट हो जाता है। एवरेज सबका लगभग बराबर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमने जो चित्र ये जो चित्र हैं, चित्र का एज बताने को कहा है, दरअसल
उसको गहराई से देखें तो उसमें 2 फोटोज हैं, एक यंग लेडी का भी है और एक ओल्ड लेडी का भी, दोनों हैं। अगर आप ऊपर के हिस्से तक ही देखेंगे तो यंग लेडी दिखाई देगी और उसका चिन्ह दिखाई देगा, ऊपर बाल दिखाई देंगे। लेकिन अगर ओल्ड लेडी आप देखेंगे, नीचे तक देखेंगे तो नीचे उसकी चिन्ह है ओल्ड लेडी की, और जो यंग लेडी के चिन्ह है वो उसका नाक जैसा दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 2 चित्र हैं, एक यंग लेडी का और एक ओल्ड लेडी का। और जो हमने चित्र लोगों को पहले दिए थे, ग्रुप ए को यंग लेडी का चित्र दिया था, जब केवल यंग लेडी का मिलता जुलता यंग लेडी का चित्र दिया था। और इसी तरह से ग्रुप बी को ओल्ड लेडी का चित्र दिया था। तो रिजल्ट क्या आया कि प्रश्न पूछने के 5 मिनट पहले या 2-4 मिनट पहले जो चित्र उन्होंने देखा था, जिन लोगों ने यंग लेडी का चित्र देखा था, वो इस जो सवाल पूछा गया उसमें यंग लेडी का चित्र देख करके उसकी एज बताने की तरफ उन्मुख हुए या प्रेरित हुए। और जिन्होंने ओल्ड लेडी का चित्र देखा था, वो ओल्ड लेडी का एज, मतलब उसमें ओल्ड लेडी का चित्र देख करके ओल्ड उसकी एज लिखने की तरफ प्रेरित या उन्मुख हुए। तो नतीजा क्या निकलता है कि थोड़े समय हुए हमारे अनुभव के आधार पर हम इतने जल्दी बायस हो जाते हैं या प्रेजुडिस हो जाते हैं कि हम वही देखने के तरफ प्रेरित हो जाते हैं। हम अपने अनुभवों के आधार पर रियलिटी को नहीं देख रहे हैं, पास्ट अनुभवों के आधार पर देख रहे हैं। सच्चा परसेप्शन तो ये होता है कि कहता है इसमें दोनों हैं, ओल्ड लेडी भी है यंग लेडी भी है। ओल्ड लेडी का अप्रोक्सीमेट एज ये है, यंग लेडी का अप्रोक्सीमेट एज ये है। करेक्ट परसेप्शन तो ये होता है। एक आध जगह ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जिन्होंने पहले यंग लेडी का चित्र दिखा दिया गया, वो यंग लेडी उसमें देख करके जिसमें दोनों हैं उसमें से यंग वाले को परसीव करके और उसी तरह से एज लिख देते हैं, और जो ओल्ड लेडी का चित्र जिन्होंने पहले देखा हुआ है वो ओल्ड लेडी का परसीव करके इस चित्र में जिससे सवाल पूछा गया है उसको लिख देते हैं। यानी कि हम अपने अनुभवों से, पहले के अनुभवों से इतने ज्यादा प्रभावित या गाइडेड रहते हैं कि करंट रियलिटी को भी उसी के आईने में देखते हैं। यह बहुत खतरनाक है। अगर हमें किसी से बुरा अनुभव हुआ है और एक अच्छा आदमी मिला है तो उसको भी बुरा ही देखने का परसीव करने की कोशिश करते हैं, या अगर कोई अच्छा मिला है और कोई बुरा मिला है बाद में अभी मिला तो उसको भी अच्छा मानने की तरफ टेंड करते हैं। यह एक भ्रम है। हमें खुली आंख रखना है, खुला मन रखना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक लीडर के लिए खुली आंख और खुला मन रखना जरूरी है। हम अपने घर खुली आंख और खुले मन से नहीं देखेंगे तो हमारा परसेप्शन गड़बड़ हो जाएगा, और ये परसेप्शन लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे पर अगर हमें डिस्कस करना है और तो उस मुद्दे पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं, अलग अलग नीड्स हो सकते हैं, तो हम सबको पहचानने की कोशिश करें, सबको जानने की कोशिश करें। अलग अलग शेड्स हो सकते हैं, अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन हम अपने केवल अनुभव
के आधार पर ही तय कर लें, और जो बाकी जो दूसरे सोच रहे हैं, जो दूसरे समझ रहे हैं, जो दूसरे बता रहे हैं, उसकी तरफ आंख बंद कर लें, ये नहीं ठीक है। उसमें भी सच्चाई हो सकती है, जो सच्चाई है वो मल्टी डायमेंशनल हो सकती है, और हम केवल एक डायमेंशन जो हमारा अपना अनुभव है उसी पे स्टिक करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक लीडर को मैं कहता हूं कि जितने लोगों को लीड करना है, सबके जूते में अपना पैर रखने की क्षमता होनी चाहिए, सबके जूते में अपना पैर रख रख करके अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक वह भाव नहीं है, उसकी जगह पर अपने को रख करके नहीं देखेंगे। पर काया प्रवेश एक तरह से ये कहना चाहिए। एक अच्छे साहित्यकार का भी यही गुण बताया जाता है कि एक अच्छे जर्नलिस्ट का भी यही गुण होना चाहिए कि वह जिसके बारे में लिख रहा है उसकी जगह पर अपने को रखे। और अगर वह कई समूहों के बारे में, ढेर सारे लोगों के बारे में लिख रहा है, तो सब समूह और सबके बारे में वह अपने को रख रख करके देखे, सबके एंगल से सोचे। अगर केवल अपने अनुभव के आधार पर लिख रहा है और अपने को उसी पर लिमिटेड रह रहा है, बाकी एंगल को नकार रहा है, तो उस अधूरेपन के आधार पर ना आप अच्छा जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ना अच्छा साहित्यकार बन सकते हैं, और लीडर तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो लीडर का इसीलिए परसेप्शन मैं कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको परसेप्शन जितने तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों की थॉट प्रोसेसेस, ऑब्जर्वेशंस, फीलिंग्स और रियलिटी सबको देखना चाहिए, सबके एंगल से सोचना चाहिए, और आदमी ही नहीं, जीव जंतु वनस्पतियों और नेचर के भी एंगल से सोचना चाहिए। जब तक उस तरह से नहीं सोचेंगे तब तक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। हम लोग डेमोक्रेटिक लीडर की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जियोक्रेटिक लीडर का होगा, जो मेरा अपना एक विजन है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। अभी तो हम लोग हो सकता है आखिरी दिन हम लोग जियोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में बात करें, लेकिन अभी हम लोग डेमोक्रेटिक लीडर्स कैसे होने चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग नीड है। तो इसलिए परसेप्शन पर मैं बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। यह अभ्यास की बात है आपके, ये आपके मन और मस्तिष्क और आंखों के खुलेपन की बात है। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और यह प्रयोग या इस तरह के और भी प्रयोग हैं जो ओपननेस के, मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग के, समझ के, उस तरह के प्रयोग आपको कराने होंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, आप कितने डायमेंशंस में सोच रहे हैं। अगर आप एक सीमित दायरे में सोच रहे हैं तो वह नुकसानदेह हो सकता है। दूसरे की विचारधारा को भी खुले मन से सोचना और फिर सहर्ष स्वीकार करना, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आप में ये ईगो है कि नहीं हमने ऐसा सोचा है, तो हम कैसे स्वीकारें दूसरे की बात को। यह भी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो भी सही हो, जो वो देख रहा हो वो भी सही हो, या ये भी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो गलत हो और जो वो सोच रहा हो वो सही हो। तो पहली स्थितियों में जहां दोनों सही हैं वहां दोनों स्वीकार करिए। जहां आपको लगे कि आप गलत थे और वो सही सोच रहा है, वहां खुशी खुशी बिना किसी ईगो के एक अच्छे लीडर को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर जिसने अपना ईगो का पॉइंट बनाया कि हमारे ये ईगो का सवाल है कि हम गलत कैसे हो गए, गलत हर कोई हो सकता है, मनुष्य ही गलत होता है, और जिसमें यह अहंकार आ गया कि मैं गलत नहीं हो सकता, फिर वो कैसा लीडर, वो तो मनुष्य ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य में गलतियां हो सकती हैं, इसकी संभावना रहेगी। तो इसलिए अपनी गलती को स्वीकारना और अपने परसेप्शन को सुधारना जरूरी है। सबके परसेप्शंस को आप मानिए या ना मानिए दूसरे के परसेप्शन को, लेकिन उसके परसेप्शन को वो जो देखता है, वो जो समझता है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए। उसके सत्य, ट्रुथ या सत्य के फिल्टर पर कसिए, और अगर उसको सही पाइए तो उसको स्वीकार करिए।
सत्य को स्वीकार करने के लिए जितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं उसके लिए खुला रहिए। अपने दरवाजे आंख के, मन के हमेशा खुला रखिए। तो ये परसेप्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था। इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा अगर अच्छे जर्नलिस्ट और अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो। अब एक और मुद्दे की बात हमने कही थी और कहा था कि मैंने इस पर हमारी एक छोटी सी कविता है वो भी आपके सामने रखूंगा। आपको याद है क्या कहा था हमने मुद्दे के बारे में? मैंने कहा था कि कुछ लोगों के मन में ये विचारधारा रही है कि एक बड़ा लीडर वो होता है जो बहुत बड़े मुद्दे पर काम करता है, बहुत बड़े मुद्दे के लिए संघर्ष करता है या उसके लिए आंदोलन करता है या उसके लिए लीड करता है लोगों। लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि जो आम आदमी के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी काम करता है वह भी बड़ा लीडर है और बड़ा लीडर हो सकता है। नेहरू जी हमेशा कहा करते थे कि बड़ा लीडर वही है जो बड़े मुद्दे पे काम करता है। गांधी जी, आजादी तो सबके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके लिए उस समय सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन गांधी जी छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी काम कर रहे थे। गांव स्वराज्य के लिए काम कर रहे थे, हर व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए काम कर रहे थे। जो भेदभाव है, छुआछूत है, इसके विरोध में भी काम कर रहे थे। ढेरों मुद्दे जो आम आदमी की जमीनी हकीकत के मुद्दे थे उस पर काम कर रहे थे। लेकिन मैंने जो अंग्रेजी का उपन्यास लिखा उसका जो हीरो है वो विन 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 द ऑर्फन वे, इसका जो हीरो है एक अनाथ बच्चा है और वो पूरे देश और दुनिया की खुशहाली के लिए काम करता है। अनाथ इसलिए कि हीरो रखा कि वो किसी जाति या धर्म या किसी क्षेत्र या भाषा कुछ नहीं पता है कि कहाँ का किसका है। वो एक अनाथालय के सामने, ऑर्फनेज के सामने पड़ा मिल गया और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। तो कुछ नहीं जानता कि वो किस जात का, किस धर्म का है। वह अनाथ बच्चा शुरू में अनाथालय में पला बढ़ा, लेकिन वह देश की और धरती की खुशहाली के लिए जितना कोशिश करना होता है कर रहा है। वह लीडर होने की उसकी तमन्ना नहीं है, लेकिन वह कोशिश कर रहा है कि पूरा देश खुशहाल हो, पूरी धरती खुशहाल हो। तो जो कोशिश करता है सबकी भलाई के लिए वही लीडर है। लीडरशिप क्वालिटी यही है कि काम करना, भले नाम ना दीजिए कि वो लीडर बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो पहले मानता था और वो भी मानता है कि हम छोटे छोटे लोगों के मुद्दे पर काम करूंगा और उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो वो छोटी छोटी डायरियों में जो जो मुद्दे लोगों की समस्याएं थी उसको नोट करता जाता है। जितने लोग उसकी जिंदगी में आते हैं या उसकी अपनी खुद सबकी समस्याओं को नोट करता जाता है और डायरियों में रखता जाता है। अब उस डायरियों का और वो जो मुद्दे हैं उसका क्या होता है, उसी पे वो कविता है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। लेकिन एक चीज और बता दूं कि वह बच्चा, वो अनाथ बच्चा पहले ये सोचता है कि किसी देश को, किसी क्षेत्र को, किसी भूभाग को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है
और अगर देश के सभी लोगों को शिक्षित कर दिया जाए सम्यक रूप से, काम चलाऊ नहीं, ठोस तरीके से सम्यक रूप से, जिसमें चरित्र निर्माण, स्वत्व, लोकतंत्र, ये सब सारी बातें, व्यवस्था, सब कुछ है, जीवनोपयोगी जितनी और जरूरी चीजें हैं, प्रकृति से जुड़ाव, ये सब सारी चीजें अगर अच्छी तरह से शिक्षित कर दिया जाए तो वह देश खुशहाल हो जाएगा। यह मेरे मन में भावना थी कि लीडरशिप के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, ये मैं मानता था। यह व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी, सबको शिक्षित करना लीडर का सबसे बड़ा काम होना चाहिए। लेकिन और ये 80 के दशक तक मेरा यही राय थी। लेकिन धीरे धीरे हमने खुद शिक्षा के लिए तमाम प्रयोग किए, हमारे मित्रों ने प्रयोग किए, तमाम शिक्षण संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा कि तमाम सारी अच्छी शिक्षण संस्थाएं आसपास के बुरे एलिमेंट्स और बुरे लीडर्स के इंटरफेरेंस से खराब होने लगी। तमाम एमपीज और एमएलए जो अच्छे नहीं थे, जो गलत निगाहों से इन इंस्टीट्यूशंस को देखते थे और उन पर कब्जा करना चाहते थे, उनको अपना हथियार बनाना चाहते थे और गलत तरह से चुनाव जीतते थे, वो अच्छी शिक्षण संस्थाओं पे कब्जा करना चाहते हैं, उनके मैनेजमेंट में घुस करके उसको डिस्टर्ब करते हैं, कई बार उसको बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे ध्यान में ये आया कि केवल अच्छी शिक्षा द्वारा ही लीडर अपना काम पूरा नहीं कर सकता, बुरे लीडर्स की निगाहों से इन इंस्टीट्यूशन शिक्षण संस्थाओं को बचाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल चेंज भी हो, पॉलिटिकल बेहतरी भी हो, अच्छे लीडर्स की फौज भी हो, ढेर सारे लोग, अच्छे लोग भी जीते। जब तक पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आएगी पब्लिक में, अच्छे लोगों को जिताना नहीं शुरू करेगी, तब तक अकेली केवल शिक्षण संस्थाएं ही देश को खुशहाल नहीं कर पाएंगी, व्यवस्था को नहीं ठीक रख पाएंगी। तब मुझे लगा कि अगर हमें रियली देश को बचाना है तो हमें अच्छे टीचर्स और अच्छे लीडर्स दोनों की जरूरत है। और पब्लिक, अच्छे टीचर्स की कि वो पब्लिक को अवेयर करें, ज्ञान के अलावा इस बात से कि अच्छे लीडर्स चुनो, वोट सही लोगों को दो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, और अच्छे लीडर्स ताकि पब्लिक उनको वोट दे अपनी बेहतरी के लिए, ना कि पैसा, शराब और तमाम सारे इधर उधर के जाति धर्म इन सब के मुद्दों के आधार पर वोट दे। तो अच्छे टीचर्स और अच्छे लीडर्स दोनों की जरूरत है। यह भावना धीरे धीरे आई, या यूं कह लीजिए एक अच्छे लीडर को अच्छा टीचर भी होना चाहिए, या अच्छे टीचर को अच्छा लीडर भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये दोहरा रोल भी होना चाहिए। तो मेरा जो ये हीरो है अनाथ बच्चा, यह अच्छे टीचर के रूप में गया और शिक्षा विभाग में गया, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुआ, और लेकिन फिर उसके बाद लगा कि नहीं, हमें लीडर्स की भी जरूरत है, लीडरशिप की फौज भी तैयार करनी पूरे देश में, उसके लिए भी काम करने लगा। तो अच्छा टीचर और अच्छा लीडर दोनों की जरूरत होती है, और अगर वो 2 in 1 हो तो और अच्छा है। गांधी 2 in 1 थे, और गांधी 2 in 1 नहीं, 3 in 1 थे। अच्छा टीचर, अच्छा लीडर और अच्छा जर्नलिस्ट, तो ये 3 in 1 हो तो और अच्छा है। तो ये जो मेरा हीरो है, ये इन दोनों के लिए काम कर रहा है, और उसे इसीलिए तब मुझे लगा, और इसीलिए हीरो दोनों पे काम करने वाला बनाया, मुझे लगा कि जब तक एजुकेशन के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा, अच्छे लीडर्स नहीं आएंगे, तो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए अगर हमें वाकई खुशहाल करना है, देश को आगे बढ़ना है, तो जैसे स्विमिंग में एक हाथ बायां दायां फिर एक एक करके चलाते हैं, वैसे ही एक हाथ शिक्षा पर, शिक्षा बेहतर करें, और एक पॉलिटिक्स बेहतर करें। अच्छे टीचर्स, अच्छे लीडर्स, अच्छी शिक्षा, अच्छी
पॉलिटिक्स, ये दोनों पे काम होना चाहिए, दोनों का संतुलन और ये हार्मोनी होनी चाहिए। और फिर वो जो अनाथ बच्चा है, जो टीचर भी है, लीडर भी है, और जो बचपन से, चूंकि किसी जाति धर्म या कोई चश्मा नहीं उसकी आंखों पे, पर उसका परसेप्शन एकदम एक्यूरेट है, सबकी जगह पर अपने को रख करके आसानी से रख लेता है, और वह परसेप्शंस नोट करता जाता है, सबकी जरूरतें नोट करता जाता है। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं अपनी भी और सबकी, वो नोट करता जाता है। और फिर जब वो पॉलिटिक्स में आता है, जब वो लोकनीति में आता है, जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने कहा कि आप ही इसका वो जो मैनिफेस्टो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बनाइए। तो वो अपनी पुरानी वो जो छोटी छोटी डायरियों में ढेर सारे मुद्दे पूरे जिससे जिससे मिला और अपना भी सब रखता चला गया था, वो सारी डायरियां ले आया और उन्हीं डायरियों के आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया। लेकिन मैनिफेस्टो के उस तैयार करने के पहले वो एक छोटी सी कविता लिखता है, हमारा हीरो, यानी कि मैंने लिखा है। संभव है, उसका नाम संभव है। तो संभव हैड रिटन फॉलोइंग लाइंस इन हिज डायरी दैट नाइट। जब ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अब आप मैनिफेस्टो तैयार करिए, तो उस रात यह मैनिफेस्टो तैयार करने के पहले उसने ये लाइनें लिखी। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन जो वो बात मैं कहना चाह रहा था कि छोटे छोटे मुद्दों से जुड़ करके भी एक बड़ा, एक जरूरी लीडर हो सकता है, एक अच्छा लीडर हो सकता है, एक समर्पित लीडर हो सकता है। कोई बहुत बड़े मुद्दों से ही जुड़ने की बात नहीं है, सारे मुद्दों से जो भी जरूरत हुई उस मुद्दे से जुड़ गया। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप क्या प्रॉमिस करेंगे अगर आपको किसी को प्रॉमिस करना हो इलेक्शन में। हमने कहा कि इतनी विविधता है, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, मैं यही कह सकता हूं कि जिसकी जो समस्या होगी उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। आज हम कैसे जान सकते हैं कल इनकी कौन सी नई समस्या नहीं पैदा हो जाएगी। जो भी जिसकी वाजिब समस्या होगी, जो स्वार्थ की वजह से नहीं, वाकई जो उनकी समस्या होगी उसको पूरा करने की कोशिश करना। तो छोटे मुद्दों को पर भी समस्या को अगर नोट करते चले, उसको दूर करने की कोशिश करें, तो वो लीडर बड़ा लीडर हो सकता है। किसी की परेशानी दूर करना, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, ये लीडर का काम होगा। और अब हमें आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ना है, अब खुशहाली लाने के लिए काम करना है हिंदुस्तान में भी और दूसरे देशों में भी, क्योंकि अब सभी देश आज़ाद हो चुके हैं। तो इसलिए अब छोटे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं उतने ही, और वो हमारे लिए छोटे हो सकते हैं। जिस आदमी जो उससे जूझ रहा है उसके लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। और जो ये बात है, मैं कह रहा था कि केवल शिक्षा में क्रांति से धरती खुशहाल नहीं हो जाएगी, हमें पॉलिटिक्स में भी सकारात्मक क्रांति की जरूरत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो जो तोतो चान किताब, जो मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और जो लीडर बनना चाहता है उसको तो जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे जरूरी किताब है, वैसे तो शिक्षा के लिए किताब है वो, लेकिन लीडरशिप का भी एक मुख्य किताब तोतो चान होना चाहिए। तोतो चान उसको पढ़ना चाहिए। तोतो चान सारे समाज के रिजेक्टेड बच्चों को, वो टीचर, वो जापान की एक लड़की ने अपने टीचर की आत्मकथा टीचर की कहानी लिखी है, कथा लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, जो समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है। उन बच्चों को जिसका दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं होता, या उन बच्चों को जो दूसरे स्कूलों से शैतानियों की वजह से निकाल दिए जाते हैं, या उन बच्चों को जिसके माँ बाप गरीब हैं नहीं पढ़ा पाते, या वो बच्चे जो विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं,
उन सब समाज के रिजेक्टेड बच्चों को वो टीचर पढ़ाता है, और कोई ज़्यादा संसाधन भी नहीं, कभी ट्रेन की डिस्कार्डेड बोगी में, कभी पेड़ के नीचे। लेकिन ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो किताब अब दुनिया की सारी भाषाओं में है कि उस स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजिशंस पर पहुंचते हैं। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो निरर्थक हो। अगर कोई बच्चा कमतर रह जाता है या फेल होता है तो वह बच्चा नहीं फेल होता है, वह व्यवस्था फेल होती है, वो टीचिंग सिस्टम फेल होती है, वो टीचर फेल होता है, वो पेरेंट फेल होते हैं। उस टीचर से के पास से निकले हुए सारे के सारे बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचते हैं, एक भी बच्चा फेल नहीं होता, जबकि सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है। तो शिक्षा में अगर क्रांति आ जाए तो मुझे पूरा विश्वास था कि धरती और देश खुशहाल हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ 80 और 90 के दशक में 80 के दशक में मैं शिक्षा पर काम कर रहा था। लेकिन 90 के दशक में आते आते मेरे विचारों में परिवर्तन होना शुरू हुआ, क्योंकि एक तो जैसा मैंने बताया कि तमाम सारे गंदे लीडर्स और गलत लोगों ने, बैड एलिमेंट्स ने अच्छे स्कूलों को हथियाना शुरू कर दिया या हथिया लिया, जो बहुत अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाया था। और दूसरे, ये जो टीचर है जापान के उस स्कूल का, उस स्कूल और उस टीचर का अंत कैसे होता है? अमेरिका जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराता है, वह स्कूल भी उसके चपेट में आ जाता है और वो टीचर भी खत्म हो जाता है, स्कूल भी ध्वंस हो जाता है, और उसका बेटा, उस टीचर का बेटा, वो जो ध्वस्त सब कुछ पड़ा हुआ है उसी के पास आकर के देखता है और वहीं वो किताब खत्म हो जाती है। यानी कि एक शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति कि एक भी बच्चा जो फेल नहीं होता है, जो सब रिजेक्टेड बच्चे और जो समाज के देश के टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचते हैं, वह इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, इतनी बड़ी क्रांति, वह एक गलत पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से असफल हो जाती है, या नकार हो जाती है, या ध्वस्त हो जाती है। और वह पर गलत पॉलिटिकल डिसीजन है अमेरिका का, वहाँ पर बम गिराना। और वो जो बम गिराने का फैसला है वो पॉलिटिकल फैसला है, लड़ाई का फैसला पॉलिटिकल फैसला है। तो ये जो राजनीति या जो राजाओं के दंड फंद की नीति, कुछ लोगों के स्वार्थों की नीति, इसकी वजह से, क्योंकि हर धरती का हर निवासी, हर व्यक्ति धरती माँ की संतान है और एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकता है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब हम उनको टुकड़ों टुकड़ों में करके रखते हैं तब कुछ लोगों के स्वार्थ आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। और सच्ची शिक्षा यही है कि जो आंख खोलना सिखाए कि हम सब के स्वार्थ कुछ नहीं है, हम लोग निस्वार्थ भाव से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो बात, सबसे जुड़ाव का, सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव की वो बात समझ में आ जाए तो धरती से लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। इसीलिए मेरे वो गजल का शेर है कि अब अगला विश्व युद्ध है, प्यार और संवेदनाओं से लड़ा जाएगा, भले ही अब तक ऐसा न कोई इतिहास रहा। ये अब होगा, जैसे जैसे हम सब इवॉल्व होंगे, अच्छी लीडरशिप उभरेगी, अच्छी शिक्षा आएगी, तो ये लड़ाइयों का कल्चर खत्म होना है। लड़ाइयाँ किसी न किसी निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए, गलत परसेप्शन लोगों को समझा बुझा करके लड़ाई के लिए आमादा किया जाता है और लड़ा जाता है। अन्यथा सब लोग तो जुड़े हुए हैं और इस धरती पर सबकी जरूरत भर का है। गांधी बार बार कहते थे, एक लीडर को यह समझना और समझाना होगा कि इस धरती पर हर व्यक्ति की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए ग्रीड या लोभ को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये धरती, पूरी धरती किसी एक व्यक्ति के लोभ या ग्रीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमको ऐसे लीडर्स तैयार करने हैं जो नीड बेस्ड लीडरशिप की बात करें, और तब छोटे छोटे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ग्रीड बेस्ड
लीडरशिप नहीं, हमें नीड बेस्ड लीडरशिप तैयार करनी है। तो वो जहां पर वो खत्म होता है नॉवेल, तब मुझे लगा कि अगर बैड पॉलिटिक्स रहेगी तो फिर शिक्षा में क्रांति भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए फिर इसी विचारधारा पर आया कि हमें पॉलिटिक्स और एजुकेशन, शिक्षा और लोकनीति, लोकतंत्र दोनों को सुधारना होगा, और उसी के लिए पूरा प्रयोग करने के लिए फिर ये नॉवेल आया, व्हेन 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 द ऑर्फन वे। तो वो मैं उस अनाथ बच्चा संभव के उन डायरियों से वो जो मुद्दे तलाशता है और मैनिफेस्टो तैयार करता है, उसकी वो लाइनें 5-6 आपके सामने रख रहा हूँ। उसी के लिए ये सब बातें और बताइए आपको। Sambhav had written following lines in his diary that night. In my bag, I went on keeping the problems and dreams of mine. In my bag, I went on keeping the problems and dreams of mine, and also the problems and dreams of others. And when my bag became overfull and I opened it, what a surprise! Problems were converted into solutions, dreams were turned into realities. वो बच्चा लिखता है कि मैं अपने झोले में I went on keeping, मैं उसमें रखता रहा, लिखता रहा, the problems and dreams of mine, अपनी समस्याएं और अपने सपने, और मेरे साथ साथ जो भी मिले जिंदगी में सबकी समस्याएं और सबके सपने मैं लिखता रहा, अब डालता रहा उस बैग में, उस झोले में अपनी समस्याएं और अपने सपने, और जितने लोग मुझसे मिले पूरी जिंदगी, सबकी समस्याएं और सबके सपने। And when my bag became overfull, और जब मेरा बैग एकदम से भर गया, बिल्कुल ठसाठस अब बाहर मतलब उतराने लगा, वो वाली हालत आ गई। And I opened it, और जब मैंने उसको खोला, what a surprise, क्या आश्चर्य है। Problems were converted into solutions. Problems were converted into solutions. जो मेरी समस्याएं थी, जो समस्याएं उसमें लिखी हुई थी, वह सब की सब उसके हल में बदल गई, सॉल्यूशंस में बदल गई। एंड ड्रीम्स वेर टर्न इनटू रियलिटीज, और जो सपने थे वह सच्चाई में बदल गए। क्योंकि कहीं भी अगर कोई समस्या है तो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कोई 2 व्यक्ति उसमें जुड़े हुए हैं। अगर कोई लूट रहा है और कोई लूट रहा है, तो लूटने वाला भी किसी समस्या से ग्रस्त है जिसकी वजह से वो लूट रहा है, और जो लूट रहा है वो भी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है कि वो लूट रहा है। शायद इसीलिए कि कमजोर है, और जो लूट रहा है शायद इसीलिए कि वो लोभी है, या उसकी आदतें खराब हैं, या उसकी वाकई कोई जरूरत है। तो अगर दोनों मिल जाएं, या वो सारे लोग एक दूसरे के सारी बातों को समझ लें, परसेप्शन सबका सही हो जाए, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हर व्यक्ति का परसेप्शन ठीक नहीं है, इसीलिए समस्याएं हैं, इसीलिए वो दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरों के समस्याओं को समझ ही नहीं रहा है। तो परसेप्शन ठीक होना लीडरशिप की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर हमारा परसेप्शन सही हो जाएगा, हम वो जो दर्द से अहम ब्रह्मास्मि वाली मेरी कविता है, वो आज नहीं तो शायद अगले लीडरशिप वाले पे हर लीडर को वो भी समझना होगा कि पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है, इसका एहसास करना होगा, तभी वो अच्छा लीडर हो सकता है। तो लीडरशिप के जो कोर एलिमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने अलग अलग तरीके से रखता जा रहा हूं, ताकि आप बेहतर लीडर बन सकें, बना सकें, और लीडरशिप की नर्सरी भी तैयार कर सकें, करा सकें। तो in my bag I went on keeping the problems and dreams of mine, and also the problems and dreams of others. And when my bag became overfull and I opened it, what a surprise! Problems were converted into solutions, dreams were turned into realities. और
जब सब लोग संवेदनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होंगे तो फिर सबके सपने साकार हो जाएंगे। हम समस्या वहीं खड़ी होती है जहां हम धरती को या समाज को या माहौल को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जहां से हम संवेदनात्मक रूप से जुड़े हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, और दूसरा जहां जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं। जहां जुड़ाव महसूस करते हैं वहां के लिए तो हम काम करते हैं, और जहां जुड़ाव नहीं महसूस करते वहां लूटते हैं या वहां से एक्सटॉर्ट करते हैं, वहां अत्याचार करते हैं, वहां न्याय करते हैं। अगर ये विभाजन खत्म हो जाए तो ये सब खत्म हो जाए। और ये विभाजन किसी भी आधार पे हो सकता है, हमारे स्वार्थ के आधार पे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, देश के आधार पर, किसी भी आधार पर। तो जब ग्लोबल लीडरशिप की बात आएगी तो सारे विभाजन खत्म होंगे और धीरे धीरे हम सब, यह जो बंटवारा है कि जहां हम कहीं अन्याय कर सकते हैं और फिर उसके बाद ला करके उसका इस्तेमाल कहीं करेंगे। हमारा संविधान कहता है कि ये जो देश है भले ही आपस के बेहतरी के लिए हो, लेकिन वह धरती की बेहतरी का एक जीवंत हिस्सा है। धारा 51 के आधार पर हम ये नहीं, हमारा संविधान कहता है कि बाहर से लूट के लाओ और अपने लिए इस्तेमाल कर लो। कहता है कि वहां भी खुशहाली हो, यहाँ भी खुशहाली हो। नाम भले इस क्षेत्र का नाम कुछ और है, उस क्षेत्र का नाम कुछ और है, लेकिन हर जगह खुशहाली हो। तो वो भावना एक सच्चे लीडर में वो होनी चाहिए, और उसके लिए हमको तैयार होना है। अब 21वीं शताब्दी की लीडरशिप उससे अलग होगी जो 20वीं शताब्दी तक रही है, और 21वीं शताब्दी भी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी वहां दूसरे तरह की लीडरशिप की जरूरत होगी। धरती, ये जो देश हैं, देश धीरे धीरे डाइल्यूट होंगे। हम पूरी धरती के पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू करेंगे तो पूरी धरती को बचाना ही हमारा वास्तविक धर्म होने जा रहा है, और पूरी धरती की बेहतरी ही हमारा रियल लीडरशिप होने जा रही है। भले ही एग्जिस्टेंस बना रहे, जैसे आज प्रदेशों का एग्जिस्टेंस बना हुआ है, वैसे देशों का एग्जिस्टेंस बना रह सकता है, लेकिन सब एक दूसरे से सामंजस्य के साथ बेहतर तरीके से काम करेंगे। और कोरोना जैसी जो चीजें हैं वो प्राकृतिक तरीके से साथ साथ मिलकर काम करने को हमें प्रेरित कर रही हैं। और जो वैश्विक संस्थाएं हैं, यूएनओ और वो सब, जितना नाम कोरोना ने वैश्विक संस्थाओं का हमें सुनाया उतना पहले शायद ही कभी सुना हो गया हो। तो ये प्रकृति भी हमें चाह रही है कि हम अपने विजन को बढ़ाएं, चारों तरफ सही रूप में देखें, हमारा परसेप्शन सही हो, रियलिटी के वो बहुत सारे पहलू जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं उनको देखें। उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें आदमियों की ही आंखों से देखना पड़ेगा, हमें रियलिटी को चिड़ियों के भी आंखों से देखना पड़ेगा, हमें रियलिटी को पेड़ पौधों की आंखों से भी देखना पड़ेगा, तब हम हवा की आंख से देखना पड़ेगा, पक्षी की आंख से देखना पड़ेगा, नदियों की आंखों से देखना पड़ेगा, पहाड़ों की आंखों से देखना पड़ेगा। वो जो हमने परसेप्शन का एक्सपेरिमेंट कराया है तो जगह जगह पे, ये सारे जितने तरह के परसेप्शंस पॉसिबल हैं सबकी आंखों से आपको देखना पड़ेगा अगर आप सच्चा लीडर बनना चाहते हैं। तो लीडरशिप एक तरह से ध्यान की प्रक्रिया है। नीरज जी बहुत खुश होंगे अगर मैं ये कहूँ कि जो ध्यान नहीं करता, जो संपूर्णता से नहीं जुड़ता, वो अच्छा लीडर हो ही नहीं सकता। एक अच्छे लीडर के लिए सबकी भाषा भी समझना होगा, सबके विचार भी समझने होंगे, सबकी जगह पर अपने को रख रख करके सोचना होगा। तो अब तक मैं सोचता, आज तो मैंने बहुत सारी चीजें सोची हुई थी कि आपके सामने रखूंगा। नेल्सन मंडेला के 2 राइटअप्स हैं, वो आपको सुनाना चाहता था। वर्ल्ड इवन ओबामा ने उनके बारे में क्या कहा था, और उनकी लाइफ के कुछ और एपिसोड्स आपके सामने रखना चाहता था।
और जयप्रकाश नारायण के बारे में भी काफ़ी कुछ बताना चाहता था, लेकिन आज अब समय जितना बचा है उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब्राहम लिंकन का जो लेटर टू हिज सन्स टीचर है, वो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं सुनाऊंगा, लेकिन नहीं सुना पाया था। वो बहुत ज़रूरी है। और कोई भी बच्चा जिस तरह से जो अब्राहम लिंकन कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को ये चीज़ें पढ़ाओ, अगर पढ़ा दिया जाए तो एक अच्छा विश्व नागरिक, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा जर्नलिस्ट वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन वो बातें उनको उस रूप में सिखाया पढ़ाया जाए, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो इंग्लिश में है। मैंने अपने अंग्रेजी की किताब जो एजुकेशन की है, होलिस्टिक एजुकेशन, उसमें उसको दिया भी है, तो वो आपके सामने रख रहा हूँ और उसका हिंदी अनुवाद करते हुए चलो। 15 मिनट का समय है, शायद 15-20 मिनट में यह समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी मतलब लाखों लाख प्रतियां मैंने बांटी हैं, पहले फोटोकॉपी करा करके, फिर बाद में तमाम सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज से 30-35 सालों से मैं इसको बांट रहा हूँ। मैं जहाँ जिस ऑफिस में रहता था, ढेर सारा फोटोकॉपी करा कर बगल में रखे रहता था, जो ही आता था उसको देता जाता था। और बहुत आप देखिएगा, खुद ही देखिए। तो ये अब्राहम लिंकन का लेटर टू हिज सन्स टीचर बहुत पॉपुलर है, आप कहीं भी नेट पे इधर उधर ढूंढिए, खूब मिलेगा और लोग बहुत पसंद करते हैं। खूब लोग पढ़ते हैं और प्रभावित होते हैं, परिवर्तित भी होते हैं, भले ही धीरे धीरे। He will have to learn, I know, that all men are not just. बच्चे के टीचर को कह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जो आपके सुपरविजन में है, he will have to learn, I know, मैं जानता हूं कि उसे यह जानना होगा कि हर आदमी न्यायप्रिय नहीं होता, हर आदमी न्यायिक नहीं होता। All men are not true, हर आदमी सच नहीं होता, हर आदमी सत्यवादी नहीं होता। But teach him also, लेकिन उसे ये बताइए, but teach him also that for every scoundrel there is a hero. अगर कोई स्काउंड्रल है, अगर कोई खलनायक है, तो एक नायक भी होगा, एक हीरो भी होगा। अगर कोई दुष्ट है तो कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा आदमी, बहुत नेक आदमी भी होगा। बट टीच, उसमें इतना अविश्वास न भर जाए कि वो पूरी धरती को खलनायक ही समझे। लेकिन हर आदमी जस्ट नहीं होता, ये भी बताइए कि वो हर आदमी से जस्टिस की ही उम्मीद करे, वही परसेप्शन सही हो और वो खुली आंखों से देखेगा, तो जो भी वो देखेगा उससे बंधेगा नहीं, वो दूसरा साइड भी देखने को तैयार रहेगा, वो संपूर्णता में देखेगा। जो हम लोग परसेप्शन का एक्सपेरिमेंट अभी डिस्कस कर रहे थे, वही बात कह रहे हैं कि उसको संपूर्णता में देखना सिखाइए। He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true, but teach him also that for every scoundrel there is a hero. हर एक दुष्ट या महादुष्ट, महापापी अगर है तो कोई ना कोई एक हीरो भी जरूर होगा, एक महानायक भी होगा। That for every selfish politician, हर एक स्वार्थी राजनीतिज्ञ अगर कहीं है, तो for every selfish politician there is a dedicated leader. कहीं अगर स्वार्थी पॉलिटिशियंस दिख रहे हैं तो अच्छे लोक सेवक, लोक नेता भी जरूर हैं और नहीं है तो आने वाले हैं। That for every selfish politician, टाइम और स्पेस में अगर एक ढेर सारे सेल्फिश पॉलिटिशियंस हैं तो वे ढेर सारे डेडिकेटेड लीडर्स भी होंगे या आने वाले होंगे, तैयार हो रहे होंगे।
For every scoundrel there is a hero, that for every selfish politician there is a dedicated leader. जैसे कि अगर आज हिंदुस्तान में ढेर सारे सेल्फिश पॉलिटिशियंस हैं, तो नीरज जी का ये जो कोशिश है कि ढेर सारे डेडिकेटेड लीडर्स तैयार हों, इस तरह की चर्चा लीडरशिप पे हो, तो ये उसी का नतीजा है. Teach him that for every enemy there is a friend. उस मेरे प्यारे बच्चे को बताइए कि अगर दुश्मन है तो दोस्त भी होंगे. हर दुश्मन के साथ साथ एक अच्छा दोस्त जरूर मिलेगा. Teach him that for every enemy there is a friend. It will take time, I know. ये सब बताने सिखाने में समय लगेगा, मैं जानता हूँ. It will take time, I know. But teach him if you can. लेकिन आप बताइए that $1 earned is a far more value than 5 found. $1 मेहनत से कमाया हुआ वो पड़े हुए कहीं यूं ही मिल गए हुए $5 से कहीं ज्यादा कीमती है, महत्वपूर्ण है. But teach him if you can. अगर आप कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, तो जरूर बताइए कि $1 कहीं पर, $5 कहीं पर पड़े होने की तुलना में $1 मेहनत से कमाया हुआ कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. Teach him, बड़ी प्यारी लाइन है. Teach him to learn to lose and also to enjoy the winning. हार जाना ये भी सिखाइए कि हारने में कोई शर्म नहीं है. अब्राहम लिंकन जिंदगी भर हारते रहे, लेकिन कोई शर्म नहीं, कोशिश करते रहे. Teach him to learn to lose and also, वो अपनी बात खुद ही कह रहे हैं, and also to enjoy the winning. और अगर जीत गए तो उसकी खुशी भी, भले ही लास्ट 2-3 बार ही जीते, बाकी सब हारते चले गए, लेकिन उन्होंने हारने को भी सीखा. लर्न टू लूज. हारना कैसे, बेहतर तरीके से कैसे हारें, हारने से कैसे सीखें, हारना कैसे सीढ़ी बन जाए. लर्न टू लूज एंड एंजॉय विनिंग. अद्भुत, एक लाइन अद्भुत है. स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ यू कैन. अगर कर सकें तो उन्हें ईर्ष्या और द्वेष से बचाइए. टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर. चुपचाप अपने अंदर हंसना बेहंसना ये सिखाइए. टीच हिम, और उसका सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, चुपचाप मस्ती में हंसना बेहंसना, इसका जो सीक्रेट है, इसका जो रहस्य है, वो सिखाइए. लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक. छोटे उम्र में ही, पहले ही उसे सिखा दीजिए बच्चे को कि ये जो गुंडे बदमाश और ये जो हैं बहुत अब बढ़ के बोलने वाले और वो दिखाने वाले, ये सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं और सबसे ज्यादा धूल चाटने वाले हैं. ये जितने सो कॉल्ड गुंडे बदमाश और बहुत दम दिखाने वाले हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलते. सबसे पहले सबसे जल्दी धूल चाटने वाले यही होंगे. Teach him if you can the wonders of books. उनको आप किताबों के वंडर्स, चमत्कार, रहस्यमयी दुनिया, उसके बारे में बताइए. But also give him quite time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and flowers on a green hillside. जो किताबों का संसार है उसमें तो उनको सैर कराइए ही, लेकिन उनको समय दीजिए बच्चे को, थोड़ा क्वाइट चुपचाप वाला समय, चुप्पी वाला समय, शांत वाला समय, जिसमें वो विचार कर सकें, महसूस कर सकें इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई. जो चिड़िया आसमान में उड़ रही है, वो कि उसका क्या रहस्य है, जो सार्वभौमिक रहस्य, इटर्नल मतलब हमेशा से जो चिड़ियों का आसमान में उड़ना, जो बीज है, मधुमक्खियां धूप में शहद लेकर के उड़ रही हैं, और ढेर सारे फूल जो हिल साइड पे खिले हुए हैं या चारों तरफ के फूल खिले हुए हैं,
तो ये जो प्राकृतिक रहस्य है, प्राकृतिक सौंदर्य का रहस्य है, इसको भी महसूस करना सिखाइए, उसको पॉन्डर करना सिखाइए। इन स्कूल टीच हिम इट इज फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। क्या लाइन है। स्कूल में ये सिखाइए कि इट इज फार मोर ऑनरेबल टू फेल, फेल हो जाना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑनरेबल है, सम्माननीय है, देन टू चीट। चीट करने से फेल हो जाना कहीं ज्यादा सम्माननीय है। मैं खुद जब चुनाव लड़ रहा था तो लोग मुझसे यही कह रहे थे कि आप जब हार जाएंगे तो आपका जो सम्मान है वो मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी कितनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैं यही पूछता था कि हिंदुस्तान में ये मुझे आश्चर्य है ये जान करके कि अगर मैं रेप करूं, डकैती करूं, चोरी करूं, भ्रष्टाचार करूं, मर्डर करूं तो मेरा सम्मान मिट्टी में नहीं मिलेगा, इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं चुनाव हार जाऊं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे ये तो उन लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी जो वोटर हैं, कि वो सही आदमी को नहीं चुन पा रहे हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि इन स्कूल टीच हिम, स्कूल में ही ये बच्चों को घुट्टी की तरह से पढ़ा दीजिए। इट इज फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। गलत चीज ना करें, जाति धर्म और पैसा शराब इसके आधार पर ना लड़े, केवल लोगों से मिल करके और लोगों को बता करके कैसे आप संविधान के अनुसार वोट दें, सही मुद्दे पे काम करें, सही लोगों को वोट दें, जो सेवक चुने, राजा नहीं चुने, भौकाल बनाने वाले या जिताऊपन दे के नहीं चुने। या ये तो एक एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि जहां हमारे बच्चे को बचपन में ही सिखा दीजिए इट इज फार मोर ऑनरेबल टू फेल होना, असफल होना कहीं ज्यादा, सच्चाई के आधार पे सच्चे तरीके से फेल होना, असफल होना कहीं ज्यादा सम्मानीय है गलत तरीके से सफल हो जाने के या किसी को धोखा देने से। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियल्स। अपने आदर्शों पर विश्वास रखना करना सिखाइए हमारे बच्चे को। इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। अपने आइडियल्स अगर सही हैं देश काल धरती प्रकृति के अनुसार तो उन पर विश्वास करना सिखाइए, भले ही बाकी सब लोग कह रहे हो कि तुम्हारे आइडियल्स गलत हैं। ये बच्चे को सिखाइए। टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल पर्सन्स एंड टफ विद द टफ। जो सरल लोग हैं उनके साथ हमारा बच्चा सरलता से व्यवहार करे, जेंटल पर्सन्स के साथ जेंटल रहे, सरल लोगों के साथ सरल रहे, और जो टफ विद द टफ, और जो कठोर लोग हैं उनके साथ कठोर भी रहे, कि उसका कोई गलत इस्तेमाल न कर ले हमारे बच्चे को। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. मेरे बच्चे को सिखाइए कि वो भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ का पिछलग्गू न बने, भीड़ का भक्त न बने, भीड़ का हिस्सा न बने। तो हमारे बच्चे को इतनी शक्ति देने की कोशिश करिए। Try to give my son the strength not to follow the crowd. वो भीड़ के पीछे पीछे न चले। When everyone is getting on the bandwagon, जब हर आदमी भीड़ के बैंडवैगन पे तो try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. और वो जो एक भीड़ कहीं अगर बैंडवैगन पे सब सवार होकर के जा रहे हैं तो उस बैंडवैगन में हमारा बेटा भी ना सवार हो जाए, भीड़ का हिस्सा ना बने। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन। उसे सिखाइए कि वो सबकी सुने, वही परसेप्शन, सबकी जगह पर अपने को रख रख करके सोचे। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन but teach him also to filter all he hears on a screen of truth. लेकिन जो कुछ वो सुनता है उसको
फिल्टर भी करे, सूप को मतलब जो उसका तत्व है उसको तो ग्रहण करे और थोथा दे बहाए। वो सब जो भी देखता है सुनता है उसको फिल्टर करे, इस पर, इस छलनी से, ऑन स्क्रीन ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की छलनी पर, सच्चाई परसीव करे, सच्चाई को देखे। और अगर ढेर सारे लोगों की बातें सुन रहा है तो सबकी सुने तो, लेकिन उसमें जो झूठ है उसको निकाल दो, जो सच्चाई है वही ग्रहण करे। टीच हिम टू लिसन टू ऑल men, but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through। और जो सच्चा है, जो अच्छा है, उसी को स्वीकार कर। Teach him if you can how to laugh when he is sad। उस पर सिखाइए हमारे बच्चे को कि जब वो सैड हो, दुखी हो, तब भी कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसे। Teach him there is no shame in tears। और ये बहुत बड़ी बात है, उसे सिखाइए कि आंसुओं में कोई शर्म नहीं है, अगर आंसू आते हैं तो बहने दीजिए, बहने दो। Teach him if you can how to laugh when he is sad। Teach him there is no shame in tears। Teach him to scoff at cynics। जो सनकी हैं, जो हमेशा अविश्वासी हैं, हर जगह अविश्वास करते हैं, उनसे दूर रहे। अविश्वासियों से, अविश्वास फैलाने वालों से दूर रहे, सनकियों से दूर रहे। Teach him to scoff at cynics and beware of too much sweetness। जो सनकी हैं, जो अविश्वासी हैं, उनसे दूर रहे। और जो बहुत ज्यादा चाटुकार हैं, बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं, उनसे अलर्ट रहे, उनसे सावधान रहे। Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidder, but never put a price tag on his heart and soul। क्या लाइनें हैं रोमांचित करने वाली। Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidder। और जो उसकी बुद्धि है और जो उसकी शक्ति है उसका अधिकतम कीमत पाए, यानी कि उसका मैक्सिमम सदुपयोग करे और जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सके वो ले, चाहे देश के लिए, चाहे समाज के लिए, उसका अधिकतम इस्तेमाल हो, उसका अधिकतम वैल्यू हो, उसका अधिकतम मूल्य हो। Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never put a price tag on his heart and soul। तो अपने जो मेहनत है और जो अपना ब्रेन है उसकी मैक्सिमम कीमत पाए ताकि उसका सकारात्मक रूप से प्रयोग कर सके, लेकिन अपनी आत्मा पर और अपने दिल पर, अपने हार्ट पर कोई कीमत न रखे, उसको बिकाऊ न बनाए। अपनी आत्मा को और अपने हार्ट को, दिल को, उसको बिकाऊ न बनाए। Teach him to close his ears to a howling mob। अगर ये चिल्लाती हुई भीड़, शोर मचाती हुई भीड़ आ रही है तो अपना कान बंद कर ले। Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he is right। और अगर वो महसूस करता है कि वह सही है तो खड़ा होकर के भीड़ का मुकाबला करे, लेकिन उसकी आवाजों से प्रभावित ना हो, उसके शोर से प्रभावित ना कर हो। शोर नहीं सिद्ध करता कि ये बात सही है, सच्चाई सिद्ध करती है सही है। तो अगर बात भीड़ की गलत है और केवल आवाज की ताकत पर वो सच्चा सिद्ध करना चाहते हैं तो खड़ा हो जाए और विरोध करे। Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he is right। Treat him gently। आखिरी 5-6 लाइनें हैं और समय भी समाप्त हो गया है, 6:30 बजे। तो बस इसी पत्र के साथ आज का ये लीडरशिप का प्रोग्राम हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और अगले 2 अंक लीडरशिप के अगले 2 इतवारों को होंगे, जो एक तो 25 तारीख को होगा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के पहले, और एक फिर 31 तारीख के बाद होगा। तो लेकिन ये दोनों भी बहुत अगले भी, अभी मंडेला पर ही बहुत सारी चर्चाएं होनी हैं और जयप्रकाश नारायण पर होना है, और भी बहुत महत्वपूर्ण
जो विशिष्ट तरह के लीडर्स हैं उन पर होंगे, तो वो दोनों प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस पत्र के आखिरी कुछ लाइनें समअप कर रहे हैं अब्राहम लिंकन इस पत्र को। ट्रीट हिम जेंटली, बहुत सहूलियत के साथ व्यवहार करिए, बट डू नॉट कडिल हिम, लेकिन बहुत उनका मन मत बढ़ाइए, बहुत लाड़ प्यार मत करिए। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स द स्टील, क्योंकि उसे आगे तमाम सारे आग से गुजरना होगा स्टील बनने के लिए। बहुत ज़्यादा अगर आप उनसे लाड़ प्यार करेंगे, बहुत वैसे गुली गुली माहौल में रखेंगे, तो वो उसमें ताकत नहीं आएगी कि वो स्टील बन सके। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, उसमें इतना साहस हो, इतना करेज हो कि वो इम्पेशेंट हो, अधैर्यवान हो, मतलब टाले नहीं, चीज को समय पर कर डाले। तो ये नहीं कि हर चीज प्रोक्रेस्टिनेट करता रहे, कल पे टलता रहे, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं, थोड़ी जल्दीबाजी भी होनी चाहिए, थोड़ी उत्कंठा की जल्दी काम पूरा हो, बहुत ज्यादा ना टाला जाए। दैट हिम हैव द करेज, उसको इतना साहस हो कि थोड़ा इम्पेशेंट हो, थोड़ा जल्दी करे। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, लेकिन उसमें इतना धैर्य भी होना चाहिए कि वो बहादुर बने, ब्रेव बने। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। और आखिरी लाइन, दिस इज ए बिग ऑर्डर, मैंने एक बहुत बड़ी अपेक्षा आपसे की है, बहुत बड़ी उम्मीद आपसे की है, बट सी व्हाट यू कैन डू, लेकिन देखिए आप क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत आपसे बड़ी उम्मीद की है बच्चे के टीचर से, लेकिन देखिए आप क्या कर सकते हैं। ही इज सच ए फाइन लिटिल फेलो, वह इतना अच्छा सुंदर छोटा सा बच्चा है, छोटा सा व्यक्ति है। माय सन, मेरा बेटा इतना छोटा सरल सुंदर फाइन लिटिल फेलो, छोटा बच्चा है, छोटा व्यक्तित्व है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने तो आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। और निश्चित रूप से अगर आप सब लोग ये अब्राहम लिंकन के सन्स टीचर के जो ये पॉइंट्स हैं, जो गुण हैं, वह डेवलप करें अपने में, या फ्यूचर डेवलप लीडरशिप डेवलप जिनमें करना चाहते हैं उनमें, तो वो बहुत अच्छे लीडर सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लीडरशिप की पौधशाला के लिए ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज की ये बातचीत समाप्त होती है। आपके प्रश्नों को मैं नोट करूंगा और अगले अंक में, जो अगले इतवार को होगा, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मीडिया काउंसिल के सभी मित्रों को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद, नीरज जी को बहुत धन्यवाद, और सभी हम भारत के लोग सीरीज़ के आज 95वें अंक के सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत विदाई धन्यवाद के साथ। और नेशनल मीडिया काउंसिल के सभी दोस्तों का स्वागत है, और आप ही के लिए